Hello everyone, welcome to EduChemy. My name is Anshuman and in the practice for prelim series today we are going to solve 5 questions that will be related to Indian polity and governance and that have a high chance in coming in the UPSC prelims 2024. तो चलिए करते हैं start. Now if you want to access all the free resources given by EduChemy, all you need to do is scan this QR. If you like this video, you can hit the like button and you can subscribe the channel. Now the first question is a very basic question. आप इस क्वेश्चन को के डिफिकल्टी को कैटेगराइज कर सकते हैं L1 लेवल में और ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. The first statement is the Constituent Assembly featured representation from both British India and princely states. The second statement is the election process of the assembly embraced this system of proportional representation. The third statement is the Constituent Assembly's total strength was set at 389 with 296 seats for British India and 93 for princely states. Now how many of the above statement is or are correct? Only one statement is correct, only two statements are correct, all the three statements are correct और none of these statements are correct. ठीक है, तो जल्दी से सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या है. इसका सही आंसर है all the three statements are correct. ठीक है, चलिए जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में. नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टोटल स्ट्रेंथ जो था वो 389 था, जिसमें 296 जो है वो अलॉट किया गया फॉर ब्रिटिश इंडिया और 93 किसको दिया गया? प्रिंसली स्टेट्स को. देखिए यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस जो कि इजी पिकिंग होते हैं वो अगर आप रिसेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, चाहे वो 2023 का हो या 2022 का हो, तो कुछ एक दो क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलते हैं जो कि डायरेक्टली फ्रॉम पॉलिटी या मॉडर्न हिस्ट्री होते हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं. ना इस तरह के क्वेश्चंस आपसे जनरली गलत नहीं होना चाहिए. इसलिए गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स इसको सही करेंगे, तो जो बाकी स्टूडेंट्स सही कर रहे हैं वो आपसे भी सही होना चाहिए. अब देखिए यहाँ पर आपसे जो यूपीएससी गलती करा सकती है कहाँ पर, तो हो सकता था कि वो इस स्टेटमेंट में कुछ चेंज कर देती. फॉर एग्जाम्पल वो बोल देती कि 93 सीट्स वर गिवन टू ब्रिटिश इंडिया एंड 296 सीट्स फॉर प्रिंसली स्टेट्स. तो इस तरह के जो थोड़े बहुत स्टैट्स में ट्वीकिंग भी यूपीएससी कभी कभी करता है. तो इसी कारण मैंने आपको एक ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखा जहां पर आपको स्टैट्स को भी इंपॉर्टेंस देना है. ऐसा नहीं है कि अगर आपने आधा अधूरा स्टेटमेंट पढ़ लिया और पूरी तरह से स्टेटमेंट को नहीं पढ़ा तो हो सकता है कि आपसे गलती हो जाए. ना यहां पर हम लोग देखें तो 296 जो ब्रिटिश इंडिया को मिला था उसमें से 292 सीट्स जो है वो गवर्नर प्रोविंसेस को दिया गया था और 4 सीट्स जो है वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को दिया गया था. अब यहां पर जो आप देखेंगे जो मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन किससे हुआ था? बाय द मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. तो यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको आप पढ़ सकते हैं अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. नाउ दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप इसके बारे में पढ़ते हैं और पॉलिटी के स्टार्टिंग में ही आप जानते हैं कि कैसे हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ा है. तो इसी कारण ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है. L1 लेवल हमने कैटेगराइज किया. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए आज हमने क्या किया, हमने कुछ गवर्नेंस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी लाया क्योंकि अगर आप रिसेंट पैटर्न को देखेंगे पॉलिटी के जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में वहां पर एक्ट से क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत अगर आप पढ़ लेंगे तो पॉलिटी के क्वेश्चंस बन जाएंगे. तो थोड़ा बहुत आपको इन सारे क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करना चाहिए और खास करके जो न्यूज में. नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट. यहां पर फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दे एम टू ऑफर क्विक रिलीफ टू विक्टिम्स व्हाइल स्ट्रेंथनिंग द डेटरेंस फ्रेमवर्क फॉर सेक्सुअल ऑफेंडर्स. सेकंड इज दे आर फंडेड फ्रॉम द निर्भया फंड एंड थर्ड इज इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. तो आपको बताना है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट fast track special courts. The given statement are only one statement is correct, only two statements are correct, all three statements are correct or none of the above. तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है. इसका सही आंसर है ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा है? वो है स्टेटमेंट थर्ड, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. तो चलिए जानते हैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स है क्या अंडर पॉक्सो एक्ट. तो यूनियन ये रिसेंटली न्यूज में था. देखिए ये न्यूज में था, इसी का इस पर हमने क्वेश्चन बनाया. रिसेंटली क्या किया है यूनियन कैबिनेट ने एक्सटेंड कर दिया है फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो आप बोल सकते हैं वैलिडिटी फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस फॉर 3 years अंटिल मार्च 2026. मतलब अंटिल मार्च 2026 जो है ये सारे कोर्ट्स फंक्शन करेंगे. नाउ इनिशियली इसको लॉन्च किया गया था इन अगस्त 2019 एज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और इसको एक बार पहले भी एक्सटेंड कर दिया गया था. कब तक? अंटिल मार्च 2023. इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया. नाउ इसमें जो फाइनेंशियल आउटले है इस एक्सटेंशन के लिए वो कहां से आएगा? फ्रॉम दी निर्भया फंड और ये करीबन कितना है? 1952 करोड़. अब देखिए जो आपके फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं दीज आर स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स डिजाइन्ड फॉर स्विफ्ट जस्टिस स्ट्रेंथनिंग द डेटरेंस अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंडर्स. अब यहां पर जो स्टेटमेंट गलत था, देखिए यहां पर बनाया गया क्योंकि ये चिल्ड्रन से रिलेटेड
रिलेटेड एक एक्ट से बना है, तो यहां पर लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो इसको क्या करते हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस देखता है इसके फंक्शनिंग को अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन से यूपीएससी भी आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, तो आप ऐसे क्वेश्चंस बनाते रहिए। खास करके अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के बारे में आप पढ़ते हैं, तो जरूर वहां पर आप देखिए कि इसके किस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करता है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नाउ एस्टैब्लिशिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया नेसेसिटेट्स अ मॉडिफिकेशन टू शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The second statement is resolving a boundary dispute with Bangladesh in India can be achieved through executive action. The third statement is transferring a portion of India's territory to a neighboring country mandates a constitutional amendment outside the purview of Article 368. अगेन पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है और इसके भी डिफिकल्टी को आप कैटेगराइज कर सकते हैं L2 लेवल में. नाउ हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? सेम वैसा ही पैटर्न है, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और नन. जल्दी से सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या है. इसका सही आंसर है ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. जो गलत स्टेटमेंट है अगेन दैट इज स्टेटमेंट 3. यहां पर जो है इट इज, अगर आप देखेंगे, ट्रांसफरिंग अ पोर्शन ऑफ इंडिया टेरिटरी टू अ नेबरिंग कंट्री मैंडेट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर दी आर्टिकल 368, नॉट दी आउटसाइड दी परव्यू. अंडर आर्टिकल 368 जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है वैसा ही आपको करना पड़ेगा. तो चलिए हम लोग एक बार जल्दी से देख लेते हैं. देखिए जो पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 है, वहां वो यहां पर इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करता है. नाउ आर्टिकल 1 आपको क्या बोलता है पता है? इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट. और स्टेट्स जो है आप देखेंगे, स्टेट्स और यूटी का जो है वो नाम कहां दिया हुआ है? फर्स्ट शेड्यूल में. नाउ अगर हम लोग यहां पर स्टेटमेंट देखें, एस्टैब्लिशिंग अ न्यू स्टेट इन इंडिया नेसेसिटेट्स अ मॉडिफिकेशन टू शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एक्चुअली करेक्ट. अगर आप देखेंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो है वो इसी के बारे में बात करता है कि कैसे हम लोग न्यू स्टेट को एडमिट कर सकते हैं, किसी एग्जिस्टिंग स्टेट को हम लोग डिवाइड करके और न्यू स्टेट्स बना सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके एरियाज को हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं, उनके नाम को हम लोग बदल सकते हैं. तो ये सब चीज जो है वो आर्टिकल 2 एंड 3 में दिया हुआ है. अब अगर आप किसी भी स्टेट का अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी न्यू स्टेट को इनकॉर्पोरेट किया है तो डेफिनेटली आपको शेड्यूल 1 में तो चेंज करना ही पड़ेगा. तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता है. अगर हम लोग दूसरी बात करें, रिजॉल्विंग अ बाउंड्री डिस्प्यूट विद बांग्लादेश इन इंडिया कैन बी अचीव्ड थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन, दिस इज ऑल्सो राइट. क्योंकि अगर आप देखेंगे कि बेरोबारी यूनियन केस जो है वो इसी के बारे में बात करता है कि अगर आप बाउंड्री डिस्प्यूट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो उसको आप सेटल कर सकते हैं विद एग्जीक्यूटिव एक्शन. लेकिन अगर उस बाउंड्री डिस्प्यूट में अगर ये इन्वॉल्व होता है कि अगर आपको कुछ भी अपना पार्ट जो है कंट्री का लैंड को अगर आपको सेशन करना पड़ेगा टू अ फॉरेन कंट्री, तो इस केस में आपका जो रूल जो आर्टिकल 3 के अंदर दिया हुआ है वो लागू नहीं होगा. ना ही एग्जीक्यूटिव एक्शन से आप कर सकते हैं. आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर गिवन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368. तो यहां पर स्टेटमेंट 3 जो है वो गलत हो जाता है. तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. चलिए मूविंग फॉरवर्ड. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एसडीआरएफ. अब एसडीआरएफ क्या है? स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड. यहां पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं. नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ईच स्टेट एस्टैब्लिश इट्स स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड एज मैंडेटेड बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. द सेकंड स्टेटमेंट इज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू दिस फंड रिमेन्स कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल स्टेट्स. The third statement is the release of the annual central contribution is determined based on the recommendations of the National Disaster Management Authority. The fourth statement is allocation of SDRF funds to the states is based on multiple factors like past expenditure, area, population and disaster risk index. Now which of the above statement is or are correct about SDRF? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. क्योंकि कहीं कहीं आपको 4 स्टेटमेंट भी दिए जा रहे हैं आजकल, तो आपको बताना है कि इसमें से कितने सही हैं अबाउट एसडीआरएफ. तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. देखिए अगर आप इस क्वेश्चन के डिफिकल्टी को कैटेगराइज करना चाहेंगे तो दिस इज अ L3 लेवल क्वेश्चन, बिकॉज स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के बारे में आपको पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे. नाउ अगर आपको नहीं भी पता है तो यहां पर आप कुछ स्टेटमेंट्स को देखेंगे जो कि आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. अगर आप स्टेटमेंट 2 को पढ़ते हैं, द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू दिस फंड रिमेन्स कंसिस्टेंट अक्रॉस ऑल स्टेट्स. वहीं अगर आप स्टेटमेंट 4 को देखेंगे तो एलोकेशन ऑफ एसडीआरएफ फंड्स टू द स्टेट इज बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स लाइक पास्ट एक्सपेंडिचर, एरिया, पॉपुलेशन एंड
डिजास्टर रिस्क इंडेक्स। अगर स्टेटमेंट 2 सही है तो स्टेटमेंट 4 गलत होगा, अगर 4 सही है तो 2 गलत होगा, क्योंकि एक दूसरे का जो है ये दोनों अपोजिट है। तो उस केस में आप देखेंगे कि यहां पर ऑल 4 वाला जो ऑप्शन है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद जितने भी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं उसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं एसडीआरएफ के बारे में। तो यहां पर आप डेफिनेटली लिख सकते हैं इट इज एस्टैब्लिश्ड अंडर द सेक्शन 48(1) क्लॉज ए ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये तो बिल्कुल सही है। और यहां पर आप देखेंगे जो एसडीआरएफ है इज अ क्रूशियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स इन रिस्पॉन्डिंग टू ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डिजास्टर्स। जो भी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डिजास्टर्स होते हैं उसको मैनेज करने के लिए जो आप बोल सकते हैं जो फाइनेंशियल हेल्प आता है, जो मेजर फाइनेंशियल हेल्प आता है, दैट इज टेकन फ्रॉम स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। अब देखिए जो फंडिंग पैटर्न है इन्वॉल्व्स अ 75% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट इन जनरल स्टेट्स एंड हायर 90% कंट्रीब्यूशन इन नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट जनरली आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है स्टेट्स के जरूरत के हिसाब से जो है वो सेंटर पैसा देती है। तो अब यहां पर आपको पता है कि कुछ स्टेट्स में जहां पर ज्यादा जरूरत है, जैसे आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो वहां पर 90% कंट्रीब्यूशन होता है, और वहीं आप देखेंगे बाकी केस में जो है ये क्या होता है 75% कंट्रीब्यूशन होता है। तो डेफिनेटली आपका जो स्टेटमेंट 2 है उसको आप जनरली भी एलिमिनेट कर सकते थे। इसके बाद कुछ और इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपसे गलती कराया गया है, द रिलीज ऑफ एनुअल सेंट्रल कंट्रीब्यूशन इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज दिस इज डन ऑन द एडवाइस और ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो यहां पर भी ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जा सकता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या क्या हुआ आपका, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements about Digital India Land Record Modernization Program. Again, it is a governance based question. तो आपको बताना है कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं कितने सही हैं. Now the first statement is the Digital India Land Records Modernization Program is a centrally sponsored scheme. The second statement is the implementation of this program falls under the purview of Union Minister of Agriculture and Farmer Welfare. The third statement is ILIMS, जो कि आपका जिसका शॉर्ट फॉर्म हुआ इसका, integrates all the processes and land records database with the banks, financial institutions, circle rates, registration offices and other sectors. तो आपको बताना है कि इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं. तो यहां पर पहला है आपका ओनली 1, बी ऑप्शन ओनली 2, सी ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और डी नन. जल्दी से सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या होगा. इसका सही आंसर है ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, और वो कौन सा है, स्टेटमेंट 3. बाकी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है. तो चलिए जानते हैं इसके बारे में. नाउ इट इज इंप्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. तो ये पहला ही आप देख रहे हैं, ये जो मिनिस्ट्री है ये आपको गलत दिया. देखिए जनरली जो मिनिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना उसको आपको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो आप इसमें जनरली इस तरह के क्वेश्चंस को आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जनरली आपसे क्वेश्चन गलत कराने का कोशिश किया जाता है. तो इसी कारण मिनिस्ट्रीज को जब भी आप किसी स्कीम को पढ़ते हैं तो उसकी मिनिस्ट्री को बहुत ध्यान दीजिए. यहां पर हमने देख लिया कि ये जो है आपका मिनिस्ट्री गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है. उसके बाद क्या है, दिस इज नॉट अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, दिस इज एक्चुअली अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम. और यहां पर जो थर्ड स्टेटमेंट था वो बिल्कुल सही है. ILIMS जो है वो सीमलेसली इंटीग्रेट करना चाहता है ऑल प्रोसेस एंड लैंड रिकॉर्ड्स डेटाबेस विद एंटिटीज सच एज बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सर्कल रेट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड अदर सेक्टर्स. तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाता है. तो सही ऑप्शन क्या हो गया आपका, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो यहां पर हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया दैट वर बेस्ड ऑन पॉलिटी एंड मेजरली ऑन गवर्नेंस, क्योंकि आपको गवर्नेंस पे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ठीक है, क्योंकि आपको पता है जैसे 2023 की बात करें तो वहां पर प्रिजन एक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया गया है. तो आपको जितने भी स्टैट्यूटरी एक्ट्स हैं उस पर भी क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसका प्रैक्टिस करना चाहिए. जरूरी नहीं है कि आपको सारा एक्ट पता हो, लेकिन अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे तो आप वहां पर डरेंगे नहीं, और आप वहां पर कुछ लॉजिक निकाल के जो है ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं और क्वेश्चंस बना सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे. आप अपने इन्फॉर्मेशन बेस को भी धीरे धीरे बढ़ाते रहिए. प्रीलिम्स में काफ़ी समय है. ठीक है, 4 अगर आप बोलेंगे तो 4 मंथ्स हमारे पास पूरी तरीका से है. अगर इस टाइम को हम लोग अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग एक अच्छे स्टेट में रहेंगे प्रीलिम्स को अटेम्प्ट करने के लिए. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक थैंक यू.